आप याद करें कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें हमारे कई सारे सैनिकों की जान गई थी, जिसके जवाब में वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में जाकर एक जगह एयर स्ट्राइक की जिसका नाम था बालाकोट। मिलिट्री तौर पर तो ये कतई भी सक्सेस नहीं था। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई टारगेट मिस हो गया, आपका जो टारगेट था, आपका एक हवाई जहाज गिराया गया, आपने अपना एक हेलीकॉप्टर खुद गिरा लिया, आपका एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे कब्जे में रहा जो छुड़ाया गया। तो मिलिट्री तौर पर तो आपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, वो सक्सेस नहीं थे। ये नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है। ऐसी स्ट्राइक से भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, आप देख रहे हैं ये ना हमारे उसमें आ गई हैं। अब ये हमारे लेक्सिकन का पार्ट बन गई हैं, हमारे मुहावरे का पार्ट बन गई हैं। अगर भारत के हमले से 300, 400, 500 सिविलियंस की डेथ हो जाती बालाकोट, तो क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स यही होता? अगर भारतीय पायलट की, अभिनंदन की, पाकिस्तान के सेना के द्वारा पकड़े जाने के बाद मौत हो जाती या सिविलियंस के द्वारा मार दिए जाते, तो क्या रिस्पॉन्स यही रहता? और जब 1962 की लड़ाई लगी हुई थी, तब नेहरू उस वक्त पार्लियामेंट में लड़ाई के वक्त जवाब दे रहे थे। 2 दिन की डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर और उस पर जवाब दे रहे थे। यहाँ पर तो कोई जवाब नहीं दिए गए, यहाँ पर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। भारत एक गरीब मुल्क है, हमारे $2,500 पर कैपिटा की इनकम है। हम युद्ध से भारत की इकोनॉमी और पीछे जाएगी। जो गरीब लोग 800 आपके आपके 80 करोड़ लोग जो कि अभी भी फ्री राशन पर जिंदा हैं, खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं, या जिसको वो इंडिया 3 बोलते हैं, अभी जो आपकी नई स्टोरी आई है, उन लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ठीक 6 बरस पहले भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उस नज़रिए को बदल दिया जिसके तहत हम अपनी सेनाओं को, सैन्य ऑपरेशंस को देखते हैं, और उसका नाम था बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। आप याद करें कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें हमारे कई सारे सैनिकों की जान गई थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में जाकर एक जगह एयर स्ट्राइक की जिसका नाम था बालाकोट। भारतीय सेना की तरफ से और भारतीय मीडिया की तरफ से बहुत सारे क्लेम्स आए कि हमने, एक जगह तो ये भी लिखा गया लगभग 300 कैजुअल्टीज हुई हैं पाकिस्तान की, लेकिन इसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आने लगी, लगा कि शायद हमने टारगेट मिस कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने प्रिसाइज टारगेट नहीं हो पाया है। और आपको ये भी याद हो कि उसी उन्हीं दिनों में जब ये घटना चल रही थी, हमारे एक पायलट को बंदी भी बना लिया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या हमारे लिए एक सफलता थी, सैन्य सफलता, या उस विफलता का भारतीय राजनीति ने, खासकर जो हमारे आका हैं, उन्होंने अपने लिए उसको एक ऐसा नैरेटिव बना लिया जिसके तहत वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सके? इसका डिप्लोमेटिक परिणाम क्या निकला? इन सभी विषयों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संवाद के एपिसोड में हमारे साथ हैं सुशांत सिंह कैरेवा मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं और येल में लेक्चरर हैं। सुशांत इन दिनों येल में ही है, तो येल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, मुझे बुलाने के लिए। और आप पुराने साथी भी हैं इंडियन एक्सप्रेस के वक्त से, तो आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा और से जानते हैं आपको, आपके आपके काम को। तो सुशांत, कई डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। भारतीय सेना कहती है, शुरुआत अपन करते हैं कि सक्सेस और फेलियर, आप इसको क्या बाइनरीज में देखेंगे या कहीं मिक्स है? बालाकोट में हमने जो किया था काम। है। देखिए, मैं उसको 2 या 3 तरीके से इस चीज को बोलूंगा। जैसा कि आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो मिलिट्री तौर पर तो ये कतई भी सक्सेस नहीं था। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई टारगेट मिस हो गया, आपका जो टारगेट था, आपका एक हवाई जहाज गिराया गया, आपने अपना एक हेलीकॉप्टर खुद गिरा लिया, आपका एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे कब्जे में रहा जो छुड़ाया गया। तो मिलिट्री तौर पर तो आपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, वो सक्सेस नहीं थे। पर पॉलिटिकल तौर पे, इलेक्टोरल तौर पर मिस्टर मोदी के लिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये सक्सेस था। बालाकोट की वजह से जो समस्याएं थी उस वक्त, जो नैरेटिव था, अगर आप उस वक्त का इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन पोल देखें, तो करीब 200 के लगभग सीटें उनकी आ रही थी, और बालाकोट के पश्चात उनकी 300 से ज्यादा सीटें आई बीजेपी की। तो क्लियरली वो राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही सफल इंसिडेंट था, एपिसोड था। तीसरी चीज जिसका कि मैंने अपने कैरावान के आर्टिकल में जिक्र भी किया है, वो है कि इसकी वजह से एक टेम्पलेट स्टैब्लिश हुआ, और एक बहुत ही रिस्की फ्यूचर के लिए टेम्पलेट स्टैब्लिश हुआ है, जिससे कि बहुत खतरा है कि अगली बार ऐसी कोई बड़ी चीज होती है तो वो
हाथ से बाहर जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों ने कहा कि हम एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर कर दें, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि एस्केलेशन हो सकता था, मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता था, वो खतरा शायद अभी भी बना हुआ है अगर दोनों देशों के बीच में इस तरह से कोई दोबारा लड़ाई होती है। तो मैं इन 3-4 तरीके से इस इस एपिसोड को, ये जो घटनाएं हुई, जो 3-4 घटनाएं हैं, पुलवामा की, बालाकोट के पश्चात जो एरियल डॉग फाइट है उसकी, और उसके बाद जो मिसाइल मारने की एक दूसरे को जो बात की कही गई, जो कि नरेंद्र मोदी ने खुद कई इलेक्शन रैलीज में कही, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो ने अपने मेमोइर्स में कही, और कई जगह रिपोर्ट भी हुई कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर करने की धमकी दे रहे थे। तो वो सारी घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स्ड आपको रिकॉर्ड दिखेगा, मिलिट्री फेलियर, पॉलिटिकल सक्सेस, स्ट्रेटेजिक रिस्क, दीज थ्री थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड। आपने अभी एक बात कही कि एस्केलेशन का खतरा बना हुआ है सुशांत। मैं थोड़ा देर पर अभी आऊँगा, इस पे लौटूँगा, इस पे चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन पहले थोड़ा ये बताएँ कि मिलिट्री फेलियर किस वजह से है? जिस जिस इमेजरी को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया दुनिया भर की एजेंसीज़ ने, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि इसका काउंटर जब इंडियन मीडिया, एक सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया देता है, वो कहता है ये रिलायबल नहीं है। ये सारी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सोर्सेज़ हैं, जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी पर धब्बा लगाने के लिए या उससे उस चीज से प्रेरित है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप कहें कि सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो भी सब गलत हैं, तो हमारी साइड से क्या प्रूफ या क्या एविडेंस आया है? हमारी साइड से कोई एविडेंस, कोई प्रूफ इस तरह का नहीं आया है जो कि ये दिखलाए कि जो 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 विदेशी सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है कि क्योंकि हमने कह दिया है इसलिए आप इस पर भरोसा करते हैं। और बहुत सारी चीजें सोर्स बेस्ड हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह से बताई गई हैं, जैसा कि आपने कहा कि 350 लोग मार दिए, ये हो गया, वो हो गया। तो कोई अभी तक 6 साल के बाद तो अब तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए कि वो एविडेंस ना आए। और जो रिलायबल लोग हैं, जिनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के खिलाफ होने में, उन लोगों का, और उस वक़्त जो लोग चाहे वॉशिंगटन डीसी में जो उस तरह के ओहदों पे थे, पदों पर थे, जो लोग भारत से डील कर रहे थे, पाकिस्तान से डील कर रहे थे, उन लोगों ने उस वक़्त भी एविडेंस देखा है और उन लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ। तो जहाँ तक कि इस बात का सवाल है कि विदेशी जो सैटेलाइट्स हैं और विदेशी जो अधिकारी हैं, वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उस वक़्त भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था और उन्होंने एक तरह से तो खुली छूट दी थी भारत को पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। वो भारत को नीचा क्यों दिखाना चाहेंगे? और 6 साल बाद तक कोई तो एविडेंस आना चाहिए था जो उस बात को झुठला सकता है। वो एविडेंस भारत सरकार की तरफ से या भारत के किसी भी मीडिया हाउस की तरफ से अभी तक नहीं आया है। या थोड़ा-सा मैं वो बालाकोट पर था क्या? इसको थोड़ा विस्तार से अपन समझना चाहेंगे। कहा जाता था कि वो जैश-ए-मोहम्मद का एक टेरर कैंप है, जहाँ कुछ दिन पहले जैश-ए-मोहम्मद के बहुत सारे ऑपरेटिव्स उस जब्बा हिलटॉप पर शिफ्ट हो गए थे और इसीलिए भारत के लिए वो सिटिंग डक टारगेट थे। कि ये थ्योरी जो हमारी मीडिया में चलती थी, किस हद तक सही है? देखिए, ये बात सही है कि उन 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जब जब जो मिलिटेंट एक्शन था, जो इंसर्जेंसी थी, वो सपोर्ट की जा रही थी। जब्बार टॉप और बालाकोट एक नोन सेमिनरी थे, जिसके के बारे में बहुत जगह पब्लिक रिपोर्टिंग भी हुई है कि जहां पर मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा, जो आपको पता है, जो कि ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से लगा हुआ, उसके उसके साथ लगा हुआ था, थोड़ा पीछे की तरफ था, तो आसानी से वहां पर ट्रेनिंग हो सकती थी। थोड़ा सेक्लूडेड एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, तो इसलिए वहां पर लोग हो सकते थे। उस वक्त वहां पर कितने लोग थे, क्या उस वक्त वहां पर 350, 400, 500 टेररिस्ट थे, इस बारे में कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जहां तक कि जो बाद में इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने, एनालिस्ट ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो जो कैंप था वो कई कई साल पहले ही टेरर कैंप की तरह यूज होना बंद हो गया था, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई थी। पर क्योंकि ट्राइबल इलाका है और बिल्कुल आइसोलेटेड इलाका है, तो हो सकता है कि वहां पर लोग रहे हों। पर इस बारे में ऐसी कोई कंफर्म जानकारी या इस तरह की कोई किसी ऑफिशियल ने, इंडियन ऑफिशियल ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, उसको टेरर कैंप कहने का एक बड़ा कारण ये भी था कि आप ये नहीं कहना चाहते कि मैंने आपके मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया है, क्योंकि वो फिर जंग का ऐलान है। दैट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारे दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई हो, तो आप ये कह रहे हैं मैं एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा हूँ एक टेरर कैंप पे, जिससे जो कि मेरे मेरे मुल्क के ऊपर टेरर अटैक करना चाहते थे, मैंने उन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। ये भारत सरकार के अधिकारियों ने बार बार कहा भी है।
जो उस वक्त भारत के उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में, बिसारिया, उन्होंने अपनी मेमोइर्स में, अपनी किताब में साफ तौर पर कहा कि ये बहुत सोच समझ के किया गया था। ये कहा गया था कि भाई ये टेरर कैंप पे हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से एस्केलेशन को बचाया जा सके और ये ना कहा जाए कि हमने युद्ध का ऐलान किया है आपके मिलिट्री टारगेट को करके। बाकी जहां तक सवाल है कि बालाकोट क्यों चूज किया गया, तो पहली चीज, आइसोलेटेड इलाका है, पॉपुलेशन सेंटर नहीं है, तो कोलेटरल डैमेज होने का, कि वहां पर बम गिरने की वजह से आसपास लोगों की मौत होने का या ज्यादा नुकसान होने का कोई कोई खतरा नहीं था। दूसरी बात, वो एक बिल्कुल ऐसे इलाके पर था जो कि भारत की तरफ से, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ से हमारी एयरफोर्स आराम से टारगेट कर सकती बहुत थी। दूर नहीं था हमारे एलओसी से वो। हमारे एलओसी से बहुत दूर नहीं था, भले ही वो खैबर पख्तूनख्वा में था। तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि उसके बारे में ये पब्लिक जानकारी थी कि ये कभी टेरर काउंट की तरह पर यूज हुआ था और शायद हो सकता है कि अभी भी यूज हो रहा हो। और चौथी बात, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये एक नॉन मिलिट्री टारगेट था और एक पर्टिकुलर हिलॉक के ऊपर, एक पर्टिकुलर रिज लाइन के ऊपर था, इसलिए उसको चुना गया, जो कि एक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल कॉल थी, मोर देन अ मिलिट्री। अभी पिछली वाली बात पे लौटता हूँ। आपने कहा एस्केलेशन का खतरा बना हुआ है। मुझे याद है कुछ बड़े सीनियर और हमारे रेस्पेक्टेड जनरल्स ने कहा था कि इसने कम और नहीं तो ये हासिल किया कि हम एक लिमिटेड अपनी कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है न्यूक्लियर थ्रेट में, न्यूक्लियर अटैक में कन्वर्ट ही होगी। तो देखिए हाउ ये तो, हाँ, या देखिए आशुतोष, ये बात तो कई भारत के डिप्लोमेट्स वगैरह ने कहने की कोशिश की है, भारत के सैन्य अधिकारियों ने भी कहने की कोशिश की है, लिखा भी गया है इस बारे में कि भारत ने ये दर्शा दिया है कि वो एक न्यूक्लियर जो थ्रेट है उसके अंदर रहकर भी एक अटैक कर सकता है। बट जैसा कि मुझे क्रिस्टोफर क्लैरी ने बताया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बनी में पढ़ाते हैं और जो पहले पेंटागन में भी रह चुके हैं, एमआईटी से पीएचडी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप ये समझिए कि अगर भारत के हमले से 300, 400, 500 सिविलियंस की डेथ हो जाती बालाकोट, तो क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स यही होता? अगर भारतीय पायलट की, अभिनंदन की, पाकिस्तान के सेना के द्वारा पकड़े जाने के बाद मौत हो जाती या सिविलियंस के द्वारा मार दिए जाते, तो क्या रिस्पॉन्स यही रहता? एस्केलेशन कंट्रोल जो हुआ है वो तो लक फैक्टर की वजह से हुआ है, वो तो विदेशी प्रेशर की वजह से हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है कि आपकी सारी चीजें ऐसी हुई कि आप बच सकते, कि दोनों साइड से नैरेटिव दर्शा दिया गया कि हम जीत गए। भारतीय पत्रकारों ने तो ये नहीं कहा ना कि भाई हेलीकॉप्टर को आपने खुद मार दिया और आपने कुछ नहीं किया, उनकी साइड से आपका गिर गया। तो आपके पास एस्केलेशन का, आपके पास ऐसा इतना लकी ब्रेक रहा कि एस्केलेशन का कोई खतरा नहीं रहा। ये कहना कि हमारे पास एस्केलेशन लेडर कंट्रोल करने की क्षमता है, ये तो सरासर गलत है। ऐसा दो न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में एस्केलेशन लेडर कंट्रोल करने की क्षमता किसी भी मुल्क के पास नहीं है, ना पाकिस्तान के पास, ना भारत के पास। लड़ाइयां एक्सीडेंट से हो जाती हैं, लड़ाइयां किसी भी चीज से हो सकती हैं। तो ये बात आर्गुमेंट बहुत लोगों द्वारा दिया गया है कि भारत ने ये दर्शाया है कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर में कर सकता है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि अगली बार जब ऐसा ही कुछ हादसा हो और उसके उसके खिलाफ भारत ऐसा ही हमला करे तो अगली बार भी दोनों मुल्क इतनी आसानी से छूट जाए। ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है छूट भी जाए, पर हो सकता है ना भी छूट। तो मेरा इशारा वो है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ना हो, उस खतरे की ओर मेरा इशारा है। आपको ये मान के चलना नहीं चाहिए कि जैसे कि पिछली लड़ाई हुई थी, जो पिछली बार हुआ है वही अगली बार, वो कोई जरूरी नहीं है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी ने, आई थिंक, राजस्थान में या गुजरात में कहीं अपनी इलेक्शन रैली में 2019 में कहा भी था, मई में, कि कत्ल की रात होती अगर पाकिस्तान ने पायलट को नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान ने पायलट को नहीं छोड़ा होता तो फिर क्या होता? मतलब तो क्या भारत मिसाइल स्ट्राइक करता, हमले करता? तो ये सारे सवाल जो हैं, ये कहना कि साहब इस बार हम बच गए तो हर बार बच जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि इसको सही तरीके से देखने का नजरिया है। चूंकि हम पायलट की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि उस समय 2-3 दिन इतनी हाइटेंड टेंशन्स थी, ऐसा लगता था कि दोनों देश कभी भी वॉर पर जा सकते हैं। हेडलाइन इसी तरह आती थी। तो पहली जो चीज थी वो थी उनका पकड़े जाना, हमारे पायलट अभिनंदन का। दूसरा था उनकी रिहाई। आपको लगता है कि इस रिहाई ने कहीं ना कहीं जो तनाव था उसको डिफ्यूज कर दिया? बिल्कुल, रिहाई ही असली वजह थी जिस वजह से ये सिचुएशन डिफ्यूज हुई। अगर पायलट की रिहाई नहीं होती, और जैसा कि बिसारिया ने अपनी किताब में लिखा भी है कि जब
इमरान खान, आपको याद होगा, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अपनी संसद में वो बयान दे रहे थे और वो भूल गए थे ये कहना कि ये पायलट छोड़ा जाएगा आज। तो जो भारत के डिप्लोमेट्स थे, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, बाकी लोग थे, वो उस वक्त देख रहे थे एक दूसरे की ओर कि ये तो अनाउंस ही नहीं किया इसने, तो फिर सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। फिर वो दोबारा खड़े होते हैं इमरान खान और फिर अनाउंस करते हैं। बैठ जाने के बाद उनको उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी याद दिलाते हैं कि भाई आपने अनाउंस करना भूल गए हैं। तब वो दोबारा खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि पायलट को हम छोड़ देंगे। और उसके बाद टेंशन पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाती है। तब तक शायद विदेशी ताकतों की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से भी, दोनों देशों के ऊपर दबाव आ रहा था कि आप डी एस्केलेट करें, इतना ज्यादा टेंशंस को ना ना बढ़ाएं। और जैसा कि बाद में रिपोर्ट भी हुआ और मैंने भी अभी लिखा है कि भारतीय इंटेलिजेंस हेड और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच में बैक चैनल टॉक्स तब तक चालू हो चुके थे, जिसने की सबसे ज्यादा मदद की टेंशंस को डिफ्यूज करने। यानी कि दोनों देश कहीं ना कहीं इसकी, कम से कम उस समय, इसकी विभीषिका को, इसकी ग्रेविटी को, थ्रेट को समझ रहे थे कि ये चीज एस्केलेट हो सकती है। तो क्या उस समय कहीं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भले ही थोड़े भड़काऊ बयान दे रही हो, क्या एक वर्ग ऐसा था हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो थोड़ा सेनिटी इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, उस वक्त ये कहना कि हमारा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सैनिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, ये एक तो वर्ग। हम्म। ऐसा तो कोई मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक वाकया तो मुझे याद नहीं है। पर क्या भारत पूरी तरह से युद्ध छेड़ने के लिए तैयार था या सक्षम था? मुझे नहीं लगता कि भारत उस वक्त युद्ध चाहता था। शायद यही उम्मीद थी कि जल्दी से ये डीएस्केलेट हो जाएगा, जिस तरह से जो पहले 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक थी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो की गई थी, और उसी तरह से आप यहाँ पर एक नैरेटिव बनाकर सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे और शायद सिचुएशन हालात इतने खराब नहीं होंगे। बट ये कहना कि पूरा सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट एक तरीके से सोचा था, ये तो शायद सच नहीं होगा। पर देखिए, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल कॉल होता है। लड़ाई तो जो जो वो लड़ाई है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है कि आपको एस्केलेट करना है या आपको नहीं करना है, जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो सिर्फ ऑप्शंस प्रेजेंट कर सकती है और रिस्क बता सकती है कि ये ऑप्शंस है और ये रिस्क है, ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है। कॉल तो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी है। डेमोक्रेसी है। अगर पाकिस्तान होता तो शायद मिलिट्री लीडरशिप कॉल लेती, यहाँ पर पॉलिटिकल। आप पॉलिटिकल लीडरशिप की कॉल की बात कर रहे थे कि कॉल वो लेती है, बाकी तो लोग ऑप्शंस रखते हैं। अब मुझे याद आया, मोदी जी ने उसी साल मई में अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बहुत ही आइकॉनिक भाषण दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जब मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि उस दिन मौसम खराब है, बारिश हो रही है और बादल हो रहे हैं, तो एक ऑप्शन मैंने रखा। मैंने ऑप्शन ये रखा कि बादल और बारिश में तो दरअसल हम हमारे फाइटर प्लेन्स रडार को एस्केप कर जाएंगे। और मैंने कहा जाओ। तो ये जो पॉलिटिकल ऑप्शन रखा गया हमारे मिलिट्री सिक्योरिटी लीडर्स के सामने, वहां क्या रिस्पांस आया होगा हमें ये नहीं मालूम। इस पर रिस्पांस क्या आया था उस मीटिंग में? नहीं, ये तो इस बारे में तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पांस दिया नहीं है, पर एयरफोर्स ने तो उसको जस्टिफाई किया था उस वक्त। और जनरल रावत जो उस वक्त आई थिंक सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हम्म। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जस्टिफाई किया था। पर जैसा कि आपको पता है, ये तो बचकानी टाइप बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और ये कहना कि मेरे कहने पर बादलों से फायदा उठाकर वो गए, आपको पता है आज के जमाने में रडार्स का, बादलों का कोई ऐसा लेना देना नहीं है बादलों की वजह से। बल्कि उल्टा ये हुआ कि सैटेलाइट वगैरह से आप इमेज नहीं ला सकते थे। तो ये तो इस तरह की बातें कहना कि हमने अपने न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं, जो कि मोदी जी ने एक रैली में बोला उसी वक्त, या कि कत्ल की रात होती, इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये तो हम जब से ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं तब से हमने इस तरह के भड़काऊ भाषा का प्रयोग और इस तरह की थ्रेटनिंग चीजें और क्रेडिट लेने की इनकी हमेशा से कोशिश रहती है कि ये किसी ना किसी तरह क्रेडिट ले पाए कि जो सेना ने भी किया है या जो बाकी लोगों ने भी किया है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था और इनकी वजह से ऐसा हुआ है। पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है, और ये तो टेक्निकल चीजें तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिसाइड करते हैं। वो पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं डिसाइड कर सकते। सुशांत, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो आपके कारवां का जो लेटेस्ट ऐसे है लंबा, उसकी उसकी एक मेजर थीम भी है, वो है हम्म। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी, के बालाकोट का किस तरह से भारतीय राजनीति ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हितों के लिए फायदा उठाया। इसको थोड़ा बताएं। और फिर एक दूसरा भी जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरा,
क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इंदिरा गांधी के समय जब हमने बांग्लादेश पर जो हमने युद्ध हुआ था, क्या इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया था? देखिए, 2-3 इसमें सवाल आप उठा रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एयरफोर्स की तो सक्सेस नहीं थी, पर उसको झूठे तरह पर एक सक्सेस दर्शाया गया। अगर आप इसको 1971 से कंपेयर करें तो 1971 तो सक्सेस थी, मिलिट्री सक्सेस सबको पता है, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। अकेला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कि दूसरे फौज ने आपके सामने सरेंडर किया ढाका में, और उसमें उसका फायदा मिलना तो लाज़मी लाज़मी था। यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको फायदा मिला उस चीज का जहां पर कि आप फेलियर थे, पर आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि हमने F-16 गिरा दिया, हमने ये कर दिया। हम चुप रहे कि हमने अपना हेलीकॉप्टर खुद गिराया, उस बारे में बात नहीं की, हमने टारगेट मिस कर दिया। आप इसको 1962 से कंपेयर कर सकते हैं। 1962 का खामियाजा नेहरू को उठाना पड़ा, और जब 1962 की लड़ाई लगी हुई थी तब नेहरू उस वक्त पार्लियामेंट में लड़ाई के वक्त जवाब दे रहे थे। 2 दिन की डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर और उस पर जवाब दे रहे थे। यहाँ पर तो कोई जवाब नहीं दिए गए, यहाँ पर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई ब्रीफिंग नहीं की गई। यहाँ पर तो एक तरीके से एक सोर्स बेस्ड और मीडिया को कैप्चर करके जो जिस तरीके से चलाया गया उसमें। और दूसरी बात जो कि मैंने कैरावैन के आर्टिकल में लिखी भी है वो है कि जिस तरह से फौज ने बिहेव किया, फौज बिल्कुल बड़ा कीन लग रही थी ये दिखाने के, ये पॉलिटिकल मोटिव को आगे करने के लिए, पॉलिटिकल गोल को प्रमोट करने के लिए, रादर देन एक्टिंग लाइक अ प्रोफेशनल फोर्स। वो बिल्कुल इस तरह से थे कि वो आतुर थे कि भाई हम कैसे मदद कर पाए। अब उसका कारण क्या, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बड़े मुतासिर थे, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, या उनको लगता था कि इस बहाने जो उनकी गलतियां हुई हैं उसको वो छुपा सकते हैं, ये हंगामा उठाकर, और ये इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर ये नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर जो मुझे लगा उस वक्त भी जब मैं एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा था, और बाद में अब जब मैंने कई कई लोगों से जब मैंने बात की, तो दोनों तरफ से राजनीतिक तौर पर, जैसा कि आपने कहा, साफ तौर पे समझ में आता है कि भले ही आपका 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 मिलिट्री ऑपरेशन इतना अच्छा ना रहा हो, उसको आपने उछाल कर बड़ा करने की कोशिश की। पर जो मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो मिलिट्री लीडरशिप से हुआ कि मिलिट्री लीडरशिप ने उसको ऑनेस्टली नहीं लिया, और 6 साल बाद तक अभी तक ऑनेस्टली नहीं लिया। और उसका नतीजा आशुतोष ये हुआ कि 2020 में जब चीन के साथ जो हुआ उसकी जानकारी आज तक नहीं मिली है, और उसके बारे में जिस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई, जबकि हम अभी तक उस जमीन पर वापस नहीं जा पाए हैं। हमारे सैनिक जहाँ पेट्रोलिंग के लिए चीन के साथ जहां पहले जा सकते, वो टेम्पलेट जो स्टैब्लिश हुआ 2019 में, वो 2020 से लेके अभी तक हमने चीन के बॉर्डर पर भी देखा है। जर्नलिस्ट को आप जाने नहीं दे रहे हैं, जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। कारगिल के वक्त 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान आपको याद होगा, जर्नलिस्ट तो फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे थे ना। अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो आप जर्नलिस्ट को क्यों नहीं फ्रंट लाइन भेज रहे हैं? आपने 1971 का एग्जाम्पल दिया, 1971 में तो जर्नलिस्ट फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट फ्रंट लाइन से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी के पास कोई इस तरह की एविडेंस नहीं है, चाहे वो चीन बॉर्डर पर हो, चाहे बालाकोट या किसी और चीज के बारे में हो। तो एक तरह से एक पर्टिकुलर नैरेटिव, और उसमें जो इनका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, और जो मास मीडिया है उसको उसको पूरी तरह से यूज करके। और अभी भी सबसे सबसे दुख की बात यह है कि 6 साल बाद भी अभी भी कोई ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करने की कोशिश, उससे सबक सीखने की कोई भी कोशिश नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 2016 की, उन्होंने ट्रिब्यून में अभी एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई भाई पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण हो सकते हैं किसी मिलिट्री फेलियर को छुपाने, पर मिलिट्री लीडरशिप के कारण नहीं हो सकते। मिलिट्री लीडरशिप अगर अपनी इवेंट्स को, अपने इंसिडेंट्स को, अपने ऑपरेशंस को ऑनेस्टली एनालाइज नहीं करेगी, तो उसके फ्यूचर में बहुत ही अ, घातक परिणाम होंगे, बहुत ही खराब परिणाम होंगे। और ये बात समझने वाली है कि जो आप 6 साल गुजर चुके हैं इस बात को, राजनीतिक फायदा जो उठाना था वो उठा चुके हैं, पर अभी भी हम इसका एक ऑनेस्ट अप्रेजल नहीं कर रहे हैं। और हम एक तरह से एक टेम्पलेट हमने स्टैब्लिश कर दिया है जो कि चीन बॉर्डर पर भी हमने देखा, जिसमें कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है, और एक प्रेवलेंट नैरेटिव है जो कि राजनीतिक नैरेटिव है, बस उसी में सब लोग जुटे हुए हैं, सेना भी उसमें जुटी हुई है, जो कि ये हेल्दी नहीं है, और ये अच्छा नहीं है भारत की राजनीति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारतीय सेना के लिए, और भारत की रक्षा सुरक्षा के और ये इसलिए हो रहा है कम, खासकर मिलिट्री की ओर से, कि चूंकि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला रही है, लगातार नैरेटिव चला रही है। तो उस वजह से शायद हमारी सेना को वो जो एक मोटिवेशन मिलता है, या एक एक नेचुरल प्रोत्साहन मिलता है कि वी हैव टू कम क्लीन, हमें अपने दरवाजे एकदम डिसइंफेक्ट कर रखने हैं, क्लीन साफ रखने हैं, वो शायद सेना के पास नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल ये चीज काम कर रही है उनके ऊपर भी? ये कहना बड़ा ये एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है कि क्या कारण है। मुझे लगता है एक तो ये है कि भाई आप
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता पब्लिक, क्योंकि वो तो खामियां आप एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे हमसे गलती हुई है तो लोगों को आपको सजा देनी पड़ेगी वगैरह। तो अगर आपको मौका मिल रहा है अपनी खामियों को छुपाने का, अपनी कमजोरियों को जनता से छुपाने का, तो आप बिल्कुल छुपाएं, बिल्कुल उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। वो शायद वो एक डेफिनेटली एक मोटिव है, आप ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। दूसरा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से स्टेटेड अनस्टेटेड दबाव है कि आप हमारे साथ पीछे लाइन में खड़े हुई है। जिस तरह से जनरल रावत को तीन जनरल्स को दो जनरल्स को सुपरसीड करके बनाया गया आर्मी चीफ, या पहला सीडीएस बनाया गया, जिस तरह से एयर चीफ मार्शल भदौरिया, जो कि अब बीजेपी के सदस्य हैं, जिनको रिटायर होने वाले आखिरी दिन एयर चीफ बनाया गया, जबकि उनको आमतौर पर रिटायर हो जाना चाहिए था, या जिस तरह से और हरकतें हुई हैं फौज के साथ, जिस तरह फौज का प्रयोग हो रहा है कि आप महाभारत के बारे में बात कीजिए, आप गीता के बारे में बात कीजिए, जिस तरह से 1971 की लड़ाई में जीते हुए चित्र को पेंटिंग जो थी। सेना अध्यक्ष के दफ्तर से आपने हटा दिया, उसकी जगह एक कोई अजीब फूल जलूल सी आपने तस्वीर वहां लगा दी है। तो यह साफ तौर पर सेना का प्रयोग करने की कोशिश है, क्योंकि सेना की बहुत इज्जत है भारत के अंदर। सेना को लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप चाहते हैं कि सेना भी उस तरीके से पूरी तरह से हमारे 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 साथ हमारे पीछे लगे। और पॉलिटिसाइजेशन तो हुआ है, सबको दिख रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। उसका एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल मोटिव के लिए यूज किया जा रहा है, ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उस नैरेटिव को यूज किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से ना सेना के लिए, ना देश के लिए, ना भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं। ये बहुत ही गंभीर आप चेतावनी दे रहे हैं। मैं एक अगले सेगमेंट की ओर आ रहा हूँ सुशांत। हम्म। बालाकोट का डिप्लोमेटिक प्रभाव क्या पड़ा? इससे हमने कूटनीतिक क्षेत्र में क्या हासिल किया? अ, कूटनीतिक क्षेत्र में ये कहना कि इसकी वजह से पाकिस्तान हमसे डर गया और उसने मिलिटेंसी बंद कर दी कश्मीर में, ऐसा तो कतई नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर मिलिटेंसी और बढ़ी है, कम तो बढ़ी है नहीं। जब। हाँ, हाँ। तो मिलिटेंसी को कम करने में, या पाकिस्तान को डराने में, पाकिस्तान को धमकाने में, या डेटरेंस क्रिएट करने में, तो हम किसी भी तरह से इससे इससे सक्षम नहीं हुए। कूटनीतिक तौर पर हमने शायद ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस नहीं हैं, और हम सिक्योरिटी ऑप्शंस का ही प्रयोग करेंगे पाकिस्तान से डील करने के। तीसरा प्रभाव जो कि मैंने यहाँ, जब मैं अमेरिका में लोगों से बात करता हूँ, वॉशिंगटन डीसी वगैरह में जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये बात साफ अब हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी, जैसे एक 18-20 साल के लड़के की किस्मत, मतलब ही वॉज लकी टू गेट दी सुसाइड बॉम्बिंग एंड गेट सो मेनी पीपल। उनका प्लान तो नहीं था, इरादा तो नहीं था कि उनको ऐसी बस से टकराएंगे जहां पर उनको 40 लोगों की मौत हो जाएगी। तो कोई भी इस तरह से मिलिटेंट यंग बॉय, कोई भी लकी लकी ब्रेक स्ट्राइक करके दो न्यूक्लियर मुल्कों को इतना नजदीक लड़ाई के ला सकता है। ये सबसे बड़ा लेसन बहुत सारे विदेशी मुल्कों ने, बहुत सारे एनालिस्ट ने ये जरूर सीखा उससे। तो ये शायद यही तो तीन कूटनीतिक एक तरीके नैरेटिव से। ये बनाया जाता है सुशांत के यह नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है। ऐसी स्ट्राइक से, भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, आप देख रहे हैं ये ना, हमारे उसमें आ गई हैं। अब ये हमारे लेक्सिकन का पार्ट बन गई हैं, हमारे मुहावरे का पार्ट बन गई हैं। अब हम आम जिंदगी में भी ये बातें प्रयोग करने लगे हैं कि एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी। क्या इससे एक भारत की एक मजबूत छवि बनने में मदद मिलती है बाहर? मुझे नहीं लगता कि यूरोप भारत की कंट्री। मुझे नहीं लगता कि भारत की मजबूत छवि बनने की इसकी वजह से भारत की मजबूत छवि बनती है, या भारत को इससे बहुत फायदा मिलेगा। पाकिस्तान देखिए वैसे ही ऑलमोस्ट फेल्ड मुल्क है। उसकी उसकी चाहे माली हालत जो है, उसकी राजनीतिक अस्थिरता देख लीजिए, वहां पर इमरान के साथ जो हो रहा है, उसकी सोशल स्टेटिंग देख लीजिए, उनकी अफगानिस्तान से लड़ाई है, उनकी ईरान से लड़ाई है। पाकिस्तान को डरा के धमका के, या भूटान को या नेपाल को डरा धमका के आप क्या भारत की शक्ति दर्शाएंगे? भारत को अगर अपनी शक्ति दर्शानी है, तो उसके चीन के खिलाफ दर्शानी पड़ेगी। जैसा कि कल उमर अब्दुल्ला ने कहा जेएनके असेंबली में, कि आप पीओके लेने की बात करते हैं कि पाकिस्तान ले ऑक्युपाइड लीजिए। कश्मीर लेंगे। नहीं ले लीजिए, तो आप चीन से क्यों नहीं मांग रहे हैं? कश्मीर का हिस्सा तो चीन के पास भी है, आप उसी उसी लाइन में ये क्यों नहीं जोड़ते हैं कि हम चीन से भी हिस्सा लेके रहेंगे या चीन को छोड़ना चाहिए?
तो आप तो सो जो जो मरा टूटा है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मुल्क से बोल के देखिए भाई, जो जो जिसके साथ आपकी असली लड़ाई है, जो आपका स्ट्रैटेजिक जो आपका स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, उसका उसका जो ये नैरेटिव है और जो लैंग्वेज है, उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब अगली बार कोई भी इस तरह की बड़ी टेरर स्ट्राइक सक्सीड कर जाती है, या बड़ा कोई सुसाइड बॉम्बर या कुछ हो जाता है, तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आप पिछले से ज्यादा हमला करें, और उसकी वजह से दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान इतनी अनस्टेबल हालत में है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका आप हर बार एक नए लेवल पर जाके स्ट्राइक करें, और उसकी वजह से दो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इतना लड़ाई के नजदीक आए, या उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाए। ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपने एक तरह से एक नया वो रूल स्टैब्लिश कर दिया है कि साहब अगर कुछ होगा तो इसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा पीछे हटना। मान लीजिए दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, पर ऐसा कुछ हमला होता है जिसमें कि 30 40 50 लोगों की मौत होती है, और उसके तार पाकिस्तान से जुड़े निकलते हैं, तो कितना दबाव होगा भारत की क्या विकल्प राजनीतिक होगा नेतृत्व उनके पे पास? कि आप उसको करें। और एक और चीज है जो कि मुझे एक अमेरिकी राजनयिक ने मुझे कहा, जो जिन्होंने साउथ एशिया से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत डीलिंग की है पिछले 18 साल से। उन्होंने मुझे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त हमको लगता था कि पाकिस्तान का इन मिलिटेंट्स पे, टेररिस्ट पे पूरी तरह से कंट्रोल है। वो तो बहुत कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे, जो कि भारत के खिलाफ है, पर शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज के उनसे डायरेक्ट तार ना जुड़े हों। पाकिस्तान की फौज की बहुत बुरी इस वक्त स्थिति है, वो इमरान से डील नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से भी ये रिस्क बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि कोई मिलिटेंट ग्रुप चाहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कर दें, जिससे कि कुछ और नया तमाशा शुरू हो। तो ये सब कहना मतलब ये सब बहुत सारी संभावनाएं हैं जो इसकी वजह से खुल जाती हैं, और वो सारी संभावनाएं जो हैं वो हेल्दी नहीं है और वो सेफ नहीं। उनमें उनमें बड़ा रिस्क है, उनमें थोड़ा डर है, खतरा है। मतलब आप मूलतः अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल पर ही जोर देंगे। मैं एक और सुशांत सर थोड़ा ठहरना चाहूंगा इसी इसी मुद्दे पर आपसे एक थोड़ा सा और विस्तार में जाते हुए। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके बाद 2008 में फिर से बम्बई पर हमला, बम्बई पे बड़ा हमला होता है नवंबर में। और उस समय भी लगभग ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, लेकिन चूंकि भारत कोई रिटेलिएट नहीं करता है, तो यही डिप्लोमेटिक या कोर्सिव डिप्लोमेसी बातें यही सब चलती रहती हैं। इस बार यह संकेत दिया जाता है 2016 में कि भारत कुछ और भी कर सकता है, भारत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चूंकि सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस फेल हो चुके हैं, चूंकि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, इसलिए हम ये कदम भी उठा सकते हैं। ये जो थ्योरी चलती है एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल नैरेटिव से ही प्रेरित है, ये अपनी एक सेपरेट थ्योरी है। इसको आप किस तरह देखते हैं दोनों देशों के देखिए, बीच के संबंधों की? आशुतोष, ये थ्योरी तो पहली बार नहीं आई है। आप तो उस वक्त से पत्रकार हैं जब एल के अडवाणी क्रॉस बॉर्डर परस्यूट की बात करते थे और टेरर कैंप्स को पीओके के अंदर खत्म करने की बात करते थे, जब एल के अडवाणी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे। तो ये पहली बात तो ये थ्योरी नहीं आई है। दूसरी बात है कि मैं नहीं मानता कि 2008 के बाद जो भारत की सरकार ने निर्णय लिया सैन्य हमला नहीं करने का, वो गलत था। वो कतई गलत नहीं था। उसकी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। उसकी वजह से भारत को जितना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मिला अमेरिका से, भारत को जितना सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिला, और भारत की रिस्ट्रेंट को जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला, उसका भारत को बहुत फायदा मिला है। उसके उसके बाद अमेरिका के नजदीक आने के लिए, अमेरिका से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। शिवशंकर मेनन जो उस वक्त भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब चॉइसेस में साफ कहा है कि मुझे उस वक्त लगता था कि शायद हमला करना चाहिए, पर जैसे हम्म। जैसे समय बीता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो बिल्कुल सही निर्णय था। जहां तक मैं उस वक्त व्हाइट हाउस में एक बहुत ऊंचे पद पर अधिकारी थे, मेरी उनसे बात हुई है इस बारे में, 2008 के बारे में। उन्होंने मुझे कहा है कि ओबामा ने सिर्फ उनको यही कहा था कि, और बुश ने भी यही कहा था और ओबामा ने भी कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी कर। तो ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति बनने वाले थे और बुश उस वक्त शायद राष्ट्रपति थे, या टर्नओवर का टाइम था कि कुछ भी हो जाए लड़ाई नहीं छिड़नी चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जो भारत को चाहिए आप भारत को दीजिए। और भारत को उस वक्त जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का कॉपरेशन दिया गया, वो तो अनप्रेसिडेंटेड था। और वो भारत के रिस्ट्रेंट की वजह से, भारत के उसकी वजह से फायदा हुआ।
राजदीप सरदेसाई की किताब में 2019 के बाद जो आई थी चुनाव के बाद, उसमें भी शिवशंकर मैनन को कोट किया गया है कि एयरफोर्स की तरफ से उस तरफ तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया लड़ाई का, कि उनको तो याद नहीं है कि उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन ऑप्शन दिया गया हो। तो वो शायद ग्राउंड फोर्सेस को और पूरी तरह से लड़ाई छेड़ने की बात है। देखिए आशुतोष, समझिए आप, भारत एक गरीब मुल्क है, हमारे $2,500 पर कैपिटा की इनकम है। हम युद्ध से भारत की इकोनॉमी और पीछे जाएगी। जो गरीब लोग 800 आपके आपके 80 करोड़ लोग जो कि अभी भी फ्री राशन पर जिंदा हैं, खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं, या जिसको वो इंडिया 3 बोलते हैं, अभी जो आपकी नई स्टोरी आई है, उन लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद मेरे और आप जैसे लोगों को इतनी समस्या ना हो, पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होगी अगर अगर भारत का किसी और मुल्क से युद्ध होता है, और खासतौर पर वो युद्ध पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, जो कि खुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। वो हमको इतना आज के वक्त में उसकी जरूरत नहीं है। हमको स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए और अपने आप को गोल आपके पूरे होने चाहिए। अगर आप गोल बिना लड़ाई लड़े, बिना हथियार यूज किए, सिर्फ धमकाकर, डेटरेंस से, डिप्लोमेटिक कोर्शन से, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके आप अगर वो गोल अचीव कर सकते हैं, तो मेरे तरफ से वो मेरी 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 समझ में वो ज्यादा समझदारी है। जहां तक ये हमला करने की बात है, लड़ाई करने की बात है, उससे आप नेशनलिज्म की फीलिंग देश के अंदर बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर उससे आप अपोजिशन को एम्बेरस कर सकते हैं कि वो आए और आपके पीछे खड़ा हो, क्योंकि अगर लड़ाई लगेगी तो सबको आपके पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा। कोई तो नहीं कह सकता कि आप नहीं ना लड़े। तो उसका एक पॉलिटिकल इंपैरेटिव हो सकता है, उसका एक नेशनलिस्ट इंपैरेटिव हो सकता है, उसका एक आइडियोलॉजिकल इंपैरेटिव हो सकता है, जो सावरकराइट आइडियोलॉजी है कि भाई हिंदू बड़े मर्द होने चाहिए और बड़े अग्रेसिव होने चाहिए और उनको मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए, जैसा कि अरुण शौरी ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो नई सावरकर की सावरकर किताब पर आई। आई है। हाँ, तो अगर उस तरह की सोच, उस तरह की समझ है और उसको आगे बढ़ाने का एक आइडियोलॉजिकल मोटिव है, तो बात होती है। अदरवाइज समझदारी से बड़े मुल्क को, जिसमें कि इतनी गरीबी है, जिसमें कि इतनी समस्याएं हैं, उसको लड़ाई की जगह, मेरा मानना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बिना लड़ाई लड़ाई जो चीजें की जा सकती हैं, लड़ाई शुड बी एब्सोल्युटली अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल जब कोई ऑप्शन। एक आखिरी बात पूछूंगा मैं सुशांत आपसे। आप चूंकि येल में अमेरिका में ही हैं, डीसी से अच्छे से कनेक्टेड हैं। इन दिनों जो वहां नई सरकार आई है, आपने कहा कि ओबामा नहीं चाहते थे युद्ध हो। इन जी दिनों जो सरकार आई है, सिर्फ आपसे एक हाइपोथेटिकल एनालिटिकल पूछ रहा हूं, जी। उसका क्या रुख हो सकता है अगर ऐसी कोई घटना होगी? क्या वो भी यही चाहेगी लड़ाई ना हो? 2019 में बालाकोट के दौरान ट्रंप का ही एडमिनिस्ट्रेशन था, और हाँ। हाँ, और जैसा कि आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट जो ट्रंप सरकार की तरफ से आया, वो तो एक तरह से कार्ड प्लांच था कि भारत हमला कर सकता है, काउंटर टेरर हमला कर दे पाकिस्तान पर। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रंप उस वक्त कोरिया में थे, उनको कोई परवाह नहीं थी जब तक कि मिसाइल वगैरह फायर नहीं हुए। जो मैंने लोगों से यहाँ बात की, क्योंकि मैं स्टोरी लिख रहा था जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तभी मैं स्टोरी रिपोर्ट कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों का कहना था कि शायद अब इतना ट्रंप का इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि लड़ाई वगैरह रोकने में। पर वो नहीं चाहेंगे कि लड़ाई हो, पर उस तरह का इंटरेस्ट जैसा कि जॉर्ज बुश के वक्त में या ओबामा। वक्त वक्त में था, उस तरह की तो इंटेंसिटी, उस तरह का तो नहीं हुआ। आप ये देखिए, अभी तक ट्रंप ने तो भारत के लिए राजदूत भी नियुक्त नहीं किया है, ना भारत के लिए कोई राजदूत नियुक्त किया है। वो देखिए, जो श्याम सरन ने अपने पीस में लिखा, कल परसों का जो पीस आई था, थी, हाँ, कल हाँ। या परसों का जो पीस था, उसमें जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो ट्रंप भारत को रूस और चीन की लाइन में नहीं गिनते हैं। वो एक बहुत छोटी ताकत के तौर पर, बहुत हल्के तौर पर लेते हैं। जब वो मल्टीपोलैरिटी की बात होती है, तो वो मल्टीपोलैरिटी सिर्फ रूस और चाइना के लिए है, कि आप ये बराबर की ताकतें हैं, भारत को वो उसमें नहीं नापते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि वो क्या करेंगे, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की अपने एड्रेस में, जो उनका एड्रेस था कांग्रेस को, उसमें वो तो उन्होंने इवेंट। पाकिस्तान की तारीफ की। और जब यूएस गवर्नमेंट ने सारी फॉरेन एड बंद कर दी, तब भी उन्होंने पाकिस्तान की F-16 के लिए एड बंद नहीं की। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या परस्यू कर रहे हैं, पर हाँ, जहां तक आप काफी प्रिडिक्ट कर सकते थे पहले के प्रेसिडेंट्स के लिए, ओबामा के लिए, बुश के लिए, बाइडेन के लिए, इनके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। पर जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि वो इतने सिंसियर नहीं है युद्ध को रोकने के लिए या किसी चीज के लिए, जितने के बाकी अफ्रीकी राष्ट्रपति थे। थैंक यू सुशांत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक सम अप करना चाहूंगा आपने जो कहा उसकी एक सूत्र वाक्य को,
कि जो बालाकोट में हुआ, जो मिस इन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन जहाँ से शुरू होती है, उसकी परिणति और उसका अंत अंततः गलवान में जाकर होता है, जहाँ हम अपने सैनिकों की शहादत को, अपनी ज़मीन छीने जाने पर भी एकदम चुप रहे आते हैं। हमारे पीएम कहते हैं कि ना वहाँ कुछ हुआ था, ना कोई घुस आया था। आपने बड़ा सही कहा कि ये बालाकोट से वो थ्रेड चला आ रहा है। आप छुपाएँगे, आप झूठ बोलेंगे, आप अपनी फ़ौज को, अपने सच को स्वीकारने से वो बचती रहेगी और फिर अंततः हम गलवान पर पहुँच जाएँगे, जो आज चीन में हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुशांत, इतनी गहरी इनसाइट्स के लिए। हमें उम्मीद है शायद हमारा दर्शक इसको देखेगा, समझेगा और समझ पाएगा कि देश में हो क्या रहा है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आशुतोष आपका मेरे से बात करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।